क्या हुआ, उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। वो जो कंपनी थी उसके तो ओनर थे, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, तो वो डायरेक्टली नहीं देखते थे, उन्होंने कुछ लोग रखे हुए थे अपनी कंपनी को चलाने के लिए जिनको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो ये जो नई मैनेजमेंट आई, इनका काम करने का तरीका जो है वो कुछ अलग ही था। इन्होंने आते ही बिजनेस मीटिंग बंद कर दी पूरे इंडिया में, जैसे सीएटी हमारी होती है, तो ऐसे पूरे हर जगह की बिजनेस मीटिंग बंद कर दी। इन्हें ये लगा कि बिजनेस मीटिंग के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है, सो हम पैसे बचाते हैं, तो इन्होंने वो काम करना शुरू किया। उसके बाद पूरे इंडिया में सेमिनार होते थे, सेमिनार करने बंद कर दिए, प्लान चेंज करा, तो बहुत सारे चैलेंजेस शुरू कर दिया, सभी बड़े लीडर्स की इनकम गिरी। 2006 में मोर एंड मोर चैलेंज आने शुरू हुए। प्लान कुछ इस तरीके से हो गया कि ज्यादा उसमें इनकम थी नहीं, प्रोडक्ट भी कुछ खास नहीं थे, और उस समय सिटी में रहकर, मैं दिल्ली में रहता था, तो वहां किसी को कैरियर के रूप में इस बिजनेस को लेने के लिए मुश्किल हो गया। वहां पर मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ा। एक हमारे लीडर थे, वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारे एग्री 82 है, तो वैसा वो एक प्रोडक्ट था, वो उस पर काम कर रहे थे। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, सिर्फ एग्री का गांव में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप एक मीटिंग मेरे लिए कर दोगे प्लीज? तो उन्होंने मेरे लिए एक मीटिंग करी, तो मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खेती में खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फसल ज्यादा देता है। मतलब मुझे खेती का छोटा खाद ही नहीं आता था, हूं मैं गांव से, लेकिन मैं सिर्फ छुट्टियों में गांव जाता था, मेरा वैसे परमानेंटली तो रहा नहीं, तो मुझे पता नहीं था कुछ भी खेती के बारे में। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब जरूरत होती है तो इंसान हर कुछ सीखता है। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके, तो मुझे भी इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी पैंट, कोट, टाई उतार दी, कुर्ता पजामा पकड़ा और वो प्रोडक्ट सीख लिया, और गांव गांव जाके जाऊंगा तो, और एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो मैंने कहा इनकी तरह कपड़े पहन के ऐसे काम करते हैं। आसान नहीं था भाई, बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? विलेज वर्क, गांव में काम करने में, एक तो उस समय लाइट बहुत कम आती थी, फोन भी चार्ज वगैरह नहीं हो पाते थे, गर्मी बहुत ज्यादा, सर्दी में भी ठंडा पानी पीता हूँ, एंड मुझे शुरू से ठंडे मौसम में रहा, जिसमें का मसूरी में रहा करता, तो गर्मी बहुत लगती थी, बहुत सुविधाएं गांव में बिल्कुल नहीं होती थी, रोड बहुत खराब होती थी, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस रहे। लेकिन क्या करें, कामयाब तो होना है ना, कुछ आगे तो बढ़ना ही। 2007 में सबसे लोएस्ट पीरियड आया मेरी लाइफ का, नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पूरे इंडिया में ये सबसे लोएस्ट पीरियड था। क्योंकि उस समय चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि हार्डली गिने चुने गिनती के कुछ लोग ही पैसे कमा रहे थे, पैसा कोई नहीं कमा रहा था। सिर्फ बात करते थे, बड़ी बड़ी ड्रीम्स की बात करते थे, ये करते थे, लेकिन हर आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था 2007-2008 के पीरियड के अंदर में। 2007 में मेरे ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि 1.25 लाख रुपए से इनकम गिरकर आ गई 70,000 रुपए के आसपास में। अब इनकम आधी हो गई, लेकिन खर्चे एक्सपेंसेस हैं, तो डेब्ट्स होने लगे, कर्जे चढ़ने लगे, क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो गए। होम लोन मैंने लिया था, जो 2004 में घर लिया था, वो एक दिन मुझे फोन आया कि आप अपना लोन हमारी कंपनी में ट्रांसफर करा लो, हम आपको टॉपअप इतना पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। भाई फाइनेंशियली मैं परेशान था ही, मैंने कहा हाँ जी कर दो ट्रांसफर। उन्होंने ट्रांसफर कराया, 13 साल का लोन था। अब जब वो लोन को लेकिन वो जैसे मैंने कहा ना, वो इतने साइन कराते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में सब कुछ आपसे लिखवा देते हैं। अब आप जाओ कोर्ट में केस लड़ो। जैसे मुझे पता लगा, मतलब मैं शॉक हो गया, मैंने कहा मैं तो बुढ़ा होऊंगा ही होऊंगा इस लोन को देते देते, मेरा बेटा भी जो भी पैदा भी नहीं होगा वो भी बुढ़ा होगा इस लोन को चुकाते। ये अलग नहीं। तो उनके साथ मेरा कोर्ट केस शुरू हो गया। अब एक तो इनकम आपकी पहले ही कम है, आप फील्ड में जाकर लड़ रहे हो, दूसरा आप कोर्ट में जाकर के लड़ रहे हो। आसान नहीं होता भाई, उनके पेरोल पे तो उन्होंने तो वकील रखे हुए, उनके तो काम ही नहीं। अब मैं कहां से किस तरीके से उनसे लड़ूं, तो ये और झमेला जिंदगी में शुरू हो गया। उसके बाद में अगला चैलेंज क्या आया? स्कोडा मैंने कार ली थी, वो बिक गई, वो मुझे बेचनी पड़ी, और वो बेच के जो पैसे मिले वो फील्ड में डाले काम करने के लिए, और एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी पड़ी। अब ये जो सेकेंड हैंड कार थी, क्या बताऊं यार, ये चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। 2-2 लीटर की बड़ी बोतल मुझे पानी की रखनी पड़ती थी, 3-4, क्योंकि इसका इंजन गर्म हो जाता था, तो थोड़ा बाद पानी पूरी उसमें डालना पड़ता था। ये हालत हो गई, लेकिन क्या करें, लड़ाई तो लड़नी है ना जिंदगी की। दिसंबर में ये मेरी सिचुएशन थी।
इतनी स्ट्रगल हो तो घर का जो माहौल होता है वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। तो उसमें अलग कलह रहती है, लड़ाई रहती है। तो आप फील्ड में भी लड़ रहे हो, कोर्ट में भी लड़ रहे हो, घर में भी लड़ रहे हो। 24 घंटे आपकी जिंदगी में बस सिर्फ लड़ाई बची है, बस और कुछ नहीं बचा। लेकिन दिसंबर 2007 में मैंने सक्सेस बाय चॉइस करी मुजफ्फरनगर में, और उसमें जो करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने सक्सेस बाय चॉइस अटेंड करी, कितने लोगों ने करी है? ओके, गुड। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज हम क्या कराते हैं, आपको लिखवाते हैं कि आपकी आज की जिंदगी कैसी है, आपका आज का फाइनेंस कैसा है, कौन से घर में रहते हो, कौन सी कार चलाते हो। तो ये चीज मैंने लोगों को कहा लिखने के लिए, खुद भी लिखी। और उस समय मेरी लाइफ में सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं था। जिस घर में रह रहा था उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, कार की हालत मैं आपको बता चुका, कर्जे इतने सारे सर में थे। उतारने के बाद में उसको मैंने जलाया। जलाने का अर्थ ये होता है, जलाने का अर्थ ये होता है कि ये चीज मेरी जिंदगी से चली गई। इसके बाद फिर मैंने अपने ड्रीम्स लिखे कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने लिखा, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, कोई कर्जा ना हो और बिल्कुल खुशी से मैं रह सकूं। सो ऐसा मैंने वो सारे मेरे ड्रीम्स लिखे। लिखने के बाद में मैंने क्या किया, उसको 12-13 A4 शीट्स भर गई लिखते लिखते। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको गाने के साथ मैं बार बार सुनने लगा। एक दिन में 50 दफा, 100 दफा, 200 दफा मैं उसको बार बार सुनना मैंने शुरू कर दिया। राइट, दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। हाउ इज माय लाइफ टुडे, ये लिखा। इस गाने के साथ ये सॉन्ग बैकग्राउंड में रहता था, और जो मेरी रिकॉर्डिंग थी कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग में इन्हीं सॉन्ग के साथ में सुनता गया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अवचेतन मन में चली गई। जो भी चीज अवचेतन मन में चली जाएगी वो दुनिया में आपको जरूर मिलेगी। आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी होती है। कई बार आप रात को लेट सोए, 12 बजे सोए, 1 बजे भी आप सोए, आपको सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे इंपॉर्टेंट काम है। उस दिन अलार्म से पहले अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? ईच वन ऑफ यू। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सेम वे आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो, बहुत मन से याद कर रहे हो, राइट? उसका आपके पास उसका नंबर नहीं है, वो व्यक्ति या तो ऑटोमेटिक आपको कॉल कर लेगा, या आपको मिल जाएगा, या कहीं से उसके बारे में कोई आपको बता देगा। ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कितने लोगों ने किया था इसमें? बहुत बढ़िया। तो ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। तो जो मैंने इतने दिन ये गाना सुना, वो रिकॉर्डिंग सुनी कि मेरी लाइफ कैसे होनी चाहिए, ये चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि सबकॉन्शियस माइंड लग गया उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में। अब ये रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हुई? 2008 में मुझे पता लगा कि बाली सर ने अपनी कंपनी वेस्टीज चला रहे हैं, और दिल्ली में इनका ऑफिस है और बैंगलोर में ऑफिस है। तो ये मैंने सुना, राइट, किसी से मुझे पता लगा। तो मैं सर के पास गया, मैं ये सोच के गया था, मैंने कहा सर आप मुझे इतने टाइम से जानते हैं, मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग करता हूँ, हिंदी में मुझे प्रॉब्लम नहीं, हिंदी तो मेरी भाषा है ही है, इंग्लिश में भी मैं अच्छी ट्रेनिंग्स कर लेता हूँ, और तो सर आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है घर को चलाने में, बहुत सारी चैलेंजेस है मेरी लाइफ में। तो ये सोच के मैं सर से मिलने गया। एंड इसके साथ साथ में मैं डिस्ट्रीब्यूटर पैसे नहीं बनाते, कंपनी पैसे बनाती है। और बड़ी क्योंकि मेरी कंपनी में हालत सबकी मुझे पता ही थी, सारे लीडर्स की क्या हालत है। बाकी कंपनी में मैं देखता था आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी, इतने सब कुछ लोग हैं, लिए काम करूंगा और मुझे इतने पैसे तो महीने के चाहिए। उन्होंने मुझे चेक्स दिखाए कि देख, उन्होंने कहा मेरी बात मान, तो एक बार और करके देख, और हमारे यहाँ देख, हमारे यहाँ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो उनको उस समय जो हाईएस्ट अर्नर थे, उनकी इनकम कोई 4.5-5 लाख रुपए के आसपास वेस्टीज में थी। और साथ में उन्होंने मुझे 2 और लोगों के पे चेक दिखाए, मतलब खाली एक चेक नहीं दिखाया, बहुत सारे चेक दिखाए। जब से ज्वाइन किया तब से दिखाया, 4 साल के चेक दिखाए।
और दो जो नंबर 2 और नंबर 3 अर्नर थे, उनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए महीने के आसपास थी। उनमें से एक को मैं बहुत पर्सनली जानता था, क्योंकि उसको इंडस्ट्री में मैं ही लेकर आया था। मेरी कंपनी वो पहले मेरा डाउनलाइन था, तो मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता था इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है जितने पैसे ही कमा रहा है। तो सर ने जब मुझे वो पेचेक्स दिखाए और उसके बाद और लोगों के दिखाए, तो मुझे ये लगा, सर ने कहा कि देख, जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आदमी को, तब तक आदमी स्ट्रगल करता है। तो आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, आप कितने भी काम क्यों ना करो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे ही ग्रोथ पॉसिबल है। तो इस वजह से आपने ग्रो नहीं किया। और तब सर ने एक बात भी बोली थी कि देख, तुझे पता है मुझे इस इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है। मैंने मलेशिया में हर जगह इस बिजनेस को स्टडी किया है और हर जगह की कंपनी की अच्छी चीजों को मिलाकर मैंने वेस्टीज बनाई है, और आने वाले समय में लोग इसमें दौलत कमाएंगे। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि यार आने वाले समय में ना देखना, वेस्टीज में लोग बहुत वेल्थ क्रिएट करेंगे। पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करेंगे, दौलत कमाएंगे। तो मेरी बात मान, एक बार करके देख। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने माइंडसेट बनाया, मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। शुरू कर दिया। आसान नहीं था।